सो हेलो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आज के जितने भी टॉपिक हैं उसमें ऑलमोस्ट जितने भी कंटेंट हो सकते हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ाऊं। मैंने पूरा ट्राई किया है कि ये सारे जो टॉपिक हैं वो नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं सो दैट आपका टाइम भी सेव हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीज जान लेते हैं अबाउट सॉलिड, तभी तो हम लोग आगे बात करेंगे ना उनके क्लासिफिकेशन की। हम ये जानते हैं कि कोई भी ऐसा स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों, कोई भी ऐसा स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जिसको हम एटम, मॉलिक्यूल या आयंस कुछ भी कह सकते हैं, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, बॉन्ड जो हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो वो सिर्फ किसमें आपको मिलेगा? सॉलिड में। याद रखिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा ना तो पार्टिकल्स जो होंगे अगल बगल वाले जो होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो बहुत ज्यादा पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो बच्चों इनका शेप हो गया, साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब कुछ क्या होता है? डेफिनेट होता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी। आपको सोचो ऑलरेडी पार्टिकल इतना ज्यादा पास आ चुके हैं, आप इनको कितना कंप्रेस कर पाओगे? तो मतलब ना के बराबर चांस रहती है, या हो सकता है हल्का फुल्का ये कंप्रेस हो जाए। बात आती है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की। तो देखो ये तो वैसे सॉलिड तो फ्लेक्सिबल होते नहीं है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मोड़ा हो सकता है किसी सॉलिड में आपको मिल जाए, वैसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। देखिए सॉलिड्स में ऐसा नहीं डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन आप सारे बच्चे समझते भी होंगे, इंटरमिक्स हो जाना। जैसे मान लो इस बोर्ड की मैं बात करूं, जो आपको पीछे बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ मतलब अगर ब्लैक कलर का मार्कर आप लिख दे रहे हो और एक आध साल बाद आप आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया मिट नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हो सकता है डिफ्यूज हो गया है सॉलिड के अंदर, तो वहां पे हल्का फुल्का डिफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आपसे कि बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हाई होता है, बट हर केस में नहीं बोल सकता मैं बच्चों। मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि हर केस में हर सॉलिड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। कुछ ऐसे भी आपको सॉलिड दिखेंगे जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं, स्पेसिफिक रीजन नहीं है। लेकिन हाँ हमने जनरल ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कंडक्टर का। तो हम ये बात जानते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ना हमने कौन सा सॉलिड उठाया। अब अगर मान लो मैं आपको उठा के दे दूं बेटा कोई ऐसा सॉलिड जिसमें कोई मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ही ना, तो उसमें हम नहीं बोल सकते ना। जैसे आप डायमंड को उठा के बोल दो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओ, तो नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल वहां पे नहीं है। चलिए ये तो बात हुआ सॉलिड के बारे में, हमने बात सारी कर ली सॉलिड के बारे में। अब सबसे बड़ा पॉइंट, कोई आपसे बोले कि भैया सॉलिड स्टेट को फिर आप ये जो नया चैप्टर बना के रखे उसमें इंटेंशन क्या है आपका? तो मैं आपको बता दूं मेरा जो मेन इंटेंशन है बेटा वो ये बताना कि अगर सॉलिड की मैं बात करूं तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट किस तरह से हैं, उनके अरेंजमेंट कैसे हैं, क्या वो सही तरीके से अरेंज है नहीं अरेंज है, उस बिहाफ पे हमने उनका क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। और वो क्लासिफिकेशन जनरली बटे दो टुकड़ों में। कौन कौन से? पहला क्रिस्टलाइन और दूसरा एमरफस। मेरी बात आप लोग समझिएगा, ये दो हिस्सों में बढ़ गए। कौन कौन? एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमरफस। अब अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड जहां पे मैं शब्द बोलूं तो आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्या होता है भैया? अरे अच्छा खासा अपीयरेंस दिखता है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक लगता है, अरेंजमेंट जैसा। तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी एक्सेप्ट करोगे कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो लंबे ऑर्डर तक के लिए, ऐसा नहीं छोटे मोटे ऑर्डर कि मतलब थोड़ी देर तक दिखेगा अच्छा ऑर्डर, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, बहुत दूर दूर तक आपको दिखेगा। बहुत रेयर ऐसी चांसेस होते हैं कि इनके अरेंजमेंट में हल्का फुल्का डिफेक्ट आ सकता है। वैसे जनरली इनके अरेंजमेंट में कोई प्रॉपर हमको अरेंजमेंट हमेशा देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं एमरफस सॉलिड की, तो याद रखिएगा एमरफस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी मैंने बोला ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हो सकता है, एमरफस में नहीं होगा। उनका कोई फिक्स नहीं है कि भैया चलो ठीक है एक अरेंजमेंट बना रेगुलर दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर तक रेगुलर कटाक से कुछ और बन जाएगा। मतलब इनका अरेंजमेंट रेगुलर हो सकता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बारे में, इनके भैया ये किस तरह के सॉलिड है। तो याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होता है ट्रू सॉलिड, बट एमरफस सॉलिड जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सीडो सॉलिड। मेरी बात आप लोग सारे बच्चे समझिएगा भी, ठीक है। सीडो सॉलिड एक ऐसे सॉलिड होता है जिनके अंदर टेंडेंसी होती है क्या होने की? फ्लो होने की, तो उनको हम लोग बोलते हैं सीडो सॉलिड। सारे बच्चे आई थिंक समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है बेटा, देखिए यहाँ पे सीडो सॉलिड मैंने लिख भी दिया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है अबाउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा खिसकना पड़ेगा, जैसे अगर थोड़ा सा और छोटा हो जाए, ठीक है, मैं थोड़ा और छोटा दिखने लगा हूँ, ठीक है,
अच्छी बात है। मैं अब नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है ऐसे पॉइंट्स की, ठीक है। जब लगेगा कि ऊपर जाना तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग ऑफ और अदर प्रॉपर्टीज की। तो याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो सारे बच्चों को ये बात समझना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, शार्प यानी फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं कि उनके चार चार तरह के मेल्टिंग पॉइंट दिखे, लेकिन अगर अमरफस में जाओगे तो हो सकता है कि 200 से 250 के बीच में कुछ भी आ जाए। तो ये किस में होगा, अमरफस सॉलिड में। एक टर्म है बच्चों, एक टर्म है एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। अभी आप आगे देखिएगा, उसका पूरा एक बढ़िया से स्लाइड भी बना हुआ है। एनाइसोट्रॉपिक जो टर्म है वो हमें पहले समझ लेना है, इसकी डेफिनेशन भी समझ लें, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ व्हाट इज एनिसोट्रॉपिक या व्हाट इज आइसोट्रॉपिक। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको अगर हम ऑब्जर्व करें क्रिस्टलाइन में, और वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो मेरी बात समझिएगा, अगर वो डिफरेंट हो जा रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपिक। अब इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया भी है पहले भी, जो बच्चे नहीं ये क्लासेस अटेंड किए हैं ऑनलाइन, मैं उनके लिए बता दूं कि एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए शादी में, ठीक है। शादी में अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जब खाना खुलता है ना, खाने खुलने के टाइम में सब के सब पूरा भीड़ लगा लेते हैं, ठीक है। ये जनरली मतलब हम लोग के टाइम में तो होता था, अभी हो सकता है थोड़ा चेंजेस आ गया हो, तो सब भीड़ लगा लेते हैं। आप उसमें ढूंढ नहीं पाओगे, मतलब भैया उसमें आपके फ्रेंड्स ग्रुप का अगर खाना स्टार्ट हो गया तो मतलब वो एक तरह से आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ एमरफस सॉलिड, ठीक है। मतलब उनके अरेंजमेंट का कुछ कहना होना नहीं है, कहीं से भी कोई भी घुस जाएगा, ठीक है। ये इसमें मेल भी कैंडिडेट आ जाएंगे, फीमेल भी कैंडिडेट। बट आज के ट्रेंड में क्या हो रहा है कि नहीं भैया, मेल सेक्शन यहाँ पे है, फीमेल सेक्शन यहाँ पे है, बच्चों का सेक्शन यहाँ पे है, सब लोग खा सकते हैं। तो वो क्या है, एनाइसोट्रॉपिक। हर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लोग मुझे दिखेंगे, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं बार बार बोला था वो है क्या ओरिजिनली, वो हो सकता है किसी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हो सकता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन। तो याद रखिएगा इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स के तौर पे देखो, अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, तो ये सारे एग्जांपल्स बच्चों यहाँ पे देखिए, NaCl, CF2, KCl, सब एग्जांपल है एनिसोट्रॉपिक की। लेकिन आइसोट्रॉपिक यानी अमरफस सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन है, रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, अमरफस सॉलिड जिनके अंदर आइसोट्रॉपिक नेचर होगा। अब मुद्दा आता है कि अगर मान लो हमको भैया इतना बड़ा मिला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, अगर हम कट कर दें चाकू से, तो कैसा इसके कट होने के बाद इसका सरफेस कैसा दिखेगा, तो याद रखिए ये सरफेस भी कैसा होगा बच्चों, प्लेन होगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप उनको कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, एक प्लेन सरफेस। लेकिन अगर आप एमरफस को ऐसे कट करोगे तो एक इरेगुलर रफ सरफेस आपको दिखेगा। किस केस में, एमरफस के केस में। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन वाले वो इनकम्प्रेसिबल, ना के बराबर, मतलब उम्मीद ही मत कीजिएगा कि वो कंप्रेस होंगे। बट जो ये वाले सॉलिड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अमरफस सॉलिड, ये होते हैं कंप्रेसिबल, थोड़ा मोड़ा कंप्रेस जरूर हो सकता है। अगर मैं बात करूं हीट ऑफ फ्यूजन, सारे बच्चों को याद होगा हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वो सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, बट एमरफस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शायद इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये मैंने एग्जांपल भी लिया था, जैसे मैं बात करता हूँ ना कभी बार कैल्शियम कार्बोनेट की, तो चौक भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट भी है, और मार्बल भी होता है। लेकिन चौक को तो आसानी से खटाक से तोड़ देते हैं, बट मार्बल को नहीं तोड़ पाते हैं। तो यहीं से वो टर्म आया था अमरफस और क्रिस्टलाइन वाला, कि भैया एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन इनके अरेंजमेंट की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज पूरी बदल गई। अब देखो यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक का मैंने खुद एग्जांपल भी लिखा था कि बारात में अगर एक तरफ लड़के हैं, एक तरफ लड़की हैं, एक तरफ बच्चे हैं, सब खाना खा रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग होगी। लेकिन मान लो दूसरी तरह की शादी हुई, शादी नंबर 2, ठीक है, तो शादी नंबर 2 में अगर सब लोग एक ही जगह पे खा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा भाई, प्रॉपर्टीज तो भैया बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो मतलब वहां पे ये नियम फॉलो नहीं हो पाएंगे, मतलब हर जगह पे एक ही प्रॉपर्टी देखने वाली है, सबके सब खाने पे ही टूटे हुए हैं, लड़का भी वहीं पे, लड़की भी वहीं पे, ठीक है, चाचा चाची सब वहीं एक ही जगह सब लोग खा रहे हैं, ठीक है, भीड़ ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं आगे वाले पॉइंट पे, जिसको हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे क्योंकि अमरफस के बारे में क्यों नहीं पढ़ना, सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि अमरफस के बारे में हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया जो खराब है, खराब के बारे में कौन पढ़ना चाहता है, अच्छे लोग के बारे में पढ़ना चाहते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड एक अच्छा सॉलिड है, तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बांट दिया गया कुछ हिस्सों में, किसमें किसमें, पहला आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सारे बच्चे समझिएगा, नाम से ही पहले ये पता करने की कोशिश कीजिए कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे कौन से। तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बेटा कौन, आयंस, आयनिक सॉलिड में।
मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा? मेटल। कोवेलेंट सॉलिड में कौन होगा? नॉन मेटल। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन होगा? मॉलिक्यूल्स या सेम तरह के एटम, 2-3 एटम, जैसे O2 हो गया तो ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो याद रखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक सॉलिड में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कई लोग उसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, सही है, कोई गलत टर्म नहीं है। लेकिन अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सारे बच्चे समझिएगा, मेटालिक सॉलिड में। तो ये सारे बच्चे सुने भी होंगे आप अपने बुक में भी कि पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कर्नल्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कर्नल्स का मतलब है बस खाली वो पॉजिटिव आयन। सारे बच्चे जानते भी हैं कि मेटल्स के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो पॉजिटिव कैरेक्टर तो दिखता है, लेकिन फिर भी उनके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है ना कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर पूरे इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पूरे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है बच्चों? इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी वो किसके लिए होगी? मेटालिक बॉन्ड के लिए, मतलब आप कह सकते हो मेटालिक सॉलिड के लिए। मैं बात करूं कोवेलेंट के लिए तो भैया उनमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड का तो उनमें होता है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, बहुत तरह के वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं, लंडन फोर्स होते हैं, ठीक है, डायपोल इंड्यूस डायपोल होते हैं। तो ये सब 11th के पोर्शन थे, तो हमने बस खाली एक छोटा सा बताया कि इनमें वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब अगर मैं बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो याद रखिएगा आयनिक सॉलिड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगी, कोवेलेंट की भी बहुत ज्यादा होगी, बट मेटालिक की डिपेंड करती है। अब भैया वो डिपेंड करता है ना कौन सा मेटल उठा रहे हैं, तो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकता है, डिपेंड ऑन मेटल, कौन सा मेटल आप उठा रहे हो। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा कम होती है। उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, कारण वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो गया। अब अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, तो याद रखिएगा सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड बैड कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटालिक सॉलिड क्योंकि भैया उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। पुअर कंडक्टर तो कोवेलेंट सॉलिड भी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर आप छोड़ देंगे तो ग्रेफाइट क्योंकि कंडक्ट करता है, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है, क्लास 9 से पढ़ते आ रही है चीज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो ये भी होता है बेटा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया, मुद्दा आ गया, लेकिन वो अरेंज कैसे होते हैं, सवाल ये भी आ गया ना भी इनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं, किस तरह से दिखते हैं। तो इसी के लिए एक टर्म है स्पेस लैटिस, जहां पे बोला गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रखे होते हैं अगर वो 3D क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, 3D अरेंजमेंट में हैं, तो उनको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम लोग जनरली बोलते हैं स्पेस लैटिस। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। अब जैसे स्पेस लैटिस का एग्जांपल अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक समझो, आप अपना घर GHAR घर, ठीक है, तो घर में आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा भैया? ईंटों से पूरा घर बना है, तो जो पूरा घर बन के तैयार हुआ वो हमारा स्पेस लैटिस है क्योंकि 3D में दिख रहा है, बट वो एक ईटा क्या है? हमारा यूनिट सेल है। यूनिट सेल एक स्पेस लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा जिसको आप रिपीट करते जाओ तो पूरा एक स्पेस लैटिस बन के तैयार हो जाए, मतलब पूरा घर बन के तैयार हो जाए। तो यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ व्हाट? स्पेस लैटिस, जो पूरा एक लैटिस बना ले आफ्टर रिपीटिशन, ठीक है। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आई? ओके। अब आता है मुद्दा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का। तो देखिए आप लोग समझिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जब हम बात करेंगे तो जनरली बच्चों दो हिस्सों में बंटते हैं। कौन कौन से हिस्से? एक होगा सिंपल यूनिट सेल और एक होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। जब भी मैं बात करूं सिंपल यूनिट सेल की, तो आपको समझना है कि अगर एटम्स जो है यूनिट सेल में या मॉलिक्यूल है या आयंस हैं, अगर वो सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, कहां पे? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस भी दिखाता, लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई भी एक जैसे क्यूब बना हुआ है, अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे है वहां पे, वो कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ बेटा कहां पे है? कॉर्नर्स पे। अरे भाई लाइट ऑन जा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? कॉर्नर्स पे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल। यानी एटम या मॉलिक्यूल या आयंस कहां पे हो? कॉर्नर्स पे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं सेंटर्ड यूनिट सेल, तो देखो सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 हिस्से हो गए। कौन कौन? एक हो गया फेस सेंटर्ड, एक हो गया बॉडी सेंटर्ड, एक हो गया एंड सेंटर्ड। अब हमको समझना है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये बोलता है कि एटम्स कॉर्नर पे तो हो, वो कंपलसरी है, कॉर्नर्स पे होना चाहिए, लेकिन सारे फेस, जैसे एक फेस ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बड़ी गंदा बन गया उससे, ठीक है, एक यहाँ पे हो उसके सेंटर पे, एक ये वाला फेस इसके सेंटर पे, एक ये वाला फेस इसके सेंटर पे, एक ये वाला फेस, एक आगे एक पीछे, मतलब ओवरऑल 6 फेस होते हैं। आप घर देखिएगा तो एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक ऊपर दिखेगा, एक नीचे दिखेगा, एक सामने, एक पीछे दिखेगा। तो ओवरऑल 6 फेसेस पे उनके सेंटर, मतलब ओवरऑल उन फेसेस के सेंटर पे अगर रखा हो एटम और कॉर्नर्स पे भी हो, सारे क्यूब के कॉर्नर्स पे भी हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या बोलता है
कि कॉर्नर्स पे और पूरे, जैसे एक घर है, घर एक रूम है, रूम का बिल्कुल बॉडी सेंटर, पूरे रूम का एकदम सेंटर्ड एरिया देखिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। मतलब कॉर्नर्स के अलावा पूरे सेंटर ऑफ क्यूब पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। अब सवाल ये है, इसी में साथ साथ हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एटम हम लोग निकालेंगे कैसे? सारे बच्चों को यही बात समझनी है कि नंबर ऑफ एटम निकलेगा कैसे। ठीक है, ठीक है, हो आवाज आ रही है। अब जैसे कॉर्नर्स पे जो एटम रखा हुआ है, मेरी बात आप सारे बच्चे समझिएगा, ये कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ ना, इसका ओरिजिनल जो पार्टिसिपेशन है, अब ये सारी चीजें आपको एनिमेशन के थ्रू और अच्छे से मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक कर लेते हैं। तो इस कॉर्नर पे जो रखा हुआ है ना, इसका पार्टिसिपेशन कितना है, 1/8। अब आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मेरी बात अच्छे समझिएगा कि एक बेटा ऊपर होगा, वहां पे भी इसी एटम का हिस्सा होगा, एक नीचे होगा, वहां पे भी इस एटम का हिस्सा होगा, एक इस तरफ होगा, वहां पे भी एटम, इस तरफ वहां पे भी एटम, इस तरफ यहां पे, मतलब इस एटम का 8 हिस्से बढ़ गए और अलग अलग क्यूब में वो पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अलग अलग क्यूब में वो क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो यानी एक एटम जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/8। अच्छा, कितने कॉर्नर्स हैं, 8। तो अगर मैं पूछूं कि कितने एटम होंगे, तो 8 कॉर्नर हैं, मतलब 8 एटम होंगे और हर एटम का पार्टिसिपेशन कितना, 1/8। यानी कितने एटम होंगे, 1। सिंपल यूनिट सेल में अगर पूछूं मैं नंबर ऑफ एटम कितने हैं टोटल, तो आप क्या बताओगे, 1। लेकिन मैं फेस सेंटर्ड का पूछूं तो देखो कॉर्नर का तो 1 आ गया, मुझे पता है। लेकिन फेस की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ऊपर और नीचे के फेस को देख लो, मेरी बात समझिएगा, ऊपर और नीचे के, तो आधा हिस्सा तो ऊपर वाला एटम पार्टिसिपेट होगा अंदर क्यूब के, आधा नीचे वाला, तो मतलब आधा आधा ये पार्टिसिपेट हो रहे हैं हर फेस सेंटर्ड वाले। तो यानी हम कह सकते हैं एक जो फेस सेंटर्ड का एटम है उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/2। और कितने हैं एटम टोटल, 6। तो यानी 3 एटम आ गए फेस साइड से, एक कॉर्नर साइड से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4। बात समझ में आई सारे बच्चों को? ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉडी सेंटर। तो देखिए कॉर्नर वाला तो 1 काउंट हो गया, बॉडी सेंटर सिर्फ एक ही ऐसा एटम है जो पूरे सेंटर में। अच्छा, वो कहीं और बाहर जाएगा, कभी नहीं जाएगा, वो तो अंदर ही रहेगा। वो कहां रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो यानी उसका पूरा पार्टिसिपेशन कहां है, उसी क्यूब के अंदर। तो एक 1/8 तो आ गया इससे, 1/8 into 8 मतलब 1 आ गया कॉर्नर वाला, और पूरा 1 पार्टिसिपेट होगा कहां, सेंटर्ड पोजीशन पे। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें, 2। होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंड सेंटर्ड। अब क्या आता है, एंड सेंटर्ड। देखिए एंड सेंटर्ड पहले होता क्या है कि अगर एटम्स कॉर्नर्स पे हो सारे, वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी एक फेस आप उठा लीजिए, जैसे आपने ये फेस उठाया तो इसके अपोजिट फेस वाला यहाँ पे, ठीक है, अगर ये फेस उठाए होते तो कोई, लेकिन याद रखिए 2 ही अपोजिट फेस लेने आपको, एक ये लीजिए तो दूसरा ये लीजिए, अगर ये ले रहे हैं तो इसका पीछे वाला ये ले लीजिए, मतलब कोई भी एक ही लेना है। तो इसमें आप खुद सोचकर बताइए कि नंबर ऑफ एटम का पार्टिसिपेशन कितना हुआ। तो ये तो क्लियर था सभी को। अब ये फेस सेंटर्ड ही है लेकिन 2 ही हिस्से पे है, तो कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे टोटल, 2। ये बॉडी सेंटर नहीं है, ये बात समझिएगा, क्योंकि उसमें बॉडी पे रखा हुआ था, यहाँ पे फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, 2 ही फेसेस पे बस खाली रखा हुआ है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एक और टर्म है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, पहले हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए आपको हेक्सागन बनाना आना चाहिए। देखिए अच्छा खासा हेक्सागन मैंने बना लिया, ठीक ठाक तो बनी गया है। मैं पहले क्लियर कर दूं, इस एटम का जो पार्टिसिपेशन होता है, मतलब ये जो कॉर्नर वाले, तो इनका होता है 1/6 पार्टिसिपेशन। अगर आप समझना चाहते हैं तो बस खाली एक चीज समझिए कि ये कॉर्नर है हेक्सागन वाला, ठीक है, ये पूरा बॉल है, ये पूरा बॉल है अंदर तक। अच्छा, आधा हिस्सा तो पहले ही हटा दीजिए कि जो अंदर आया ही नहीं, ठीक है। अच्छा, जो अंदर आ रहा है उसमें भी बेटा मेरी बात समझिएगा 1/3 हिस्सा हुआ। पूछिए कैसे, ये एक हिस्सा, आधा हिस्सा तो पहले चला गया, और एक हिस्सा 1/120 डिग्री का तो वो अंदर आया, बाकी 120 डिग्री का इधर रह गया होगा, 120 डिग्री का इधर रह गया होगा, मतलब एक प्लेन सरफेस पे भी 3 हिस्सों में बढ़ गए। तो आधा तो पहले ही से गायब हो गया था, और आधे में 1/3 हिस्सा अंदर आ रहा है, तो मतलब इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/6। अच्छा, 1/6 तो क्लियर है, तो यानी 1/6 करते करते इसका कितना आएगा, सिर्फ कॉर्नर का 2 आएगा। लेकिन बॉडी पे रखे हुए 3 एटम, बॉडी पे रखे हुए 3 एटम, तो बॉडी वाले तो कहीं जाने नहीं वाले, तो टोटल 3 पार्टिसिपेशन। अच्छा, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपोजिट फेसेस पे भी रखे हुए हैं। अपोजिट फेसेस का सारे बच्चों को याद है, 1/2 इंटू कितना, 2 ही है तो इंटू 2 कर दिया, तो टोटल रैंक इसके जो आएंगे हेक्सागोनल के वो कितने आते हैं, 6। यही रीजन भी है, आप सारे बच्चे जानते भी हो कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो नंबर ऑफ एटम आता है वो 6 ही आता है।
अब एक छोटे से टर्म्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर। देखिए पैरामीटर को समझना है तो कोई भी एक एटम, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी बुक को देखिए, हम यहाँ का एक एटम उठाते हैं तो अच्छा ये एटम जानते हैं कितने लाइन से टच होगा, एक इससे एक इससे एक इससे, तो 3 साइड से टच हो रहा है, तो यानी इनके साइड्स की टोटल कितने हो गए, 3 साइड्स, उनको एक्सियल लेंथ बोलते हैं। अच्छा 3 साइड्स की वजह से देखो 3 एंगल भी बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 3 एंगल बन रहे हैं और 3 एक्सियल लेंथ बन रहे हैं। ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, पैरामीटर। तो टोटल कितने पैरामीटर, तो आपको याद होना चाहिए 6। कौन कौन से, ए बी सी ये इनके साइड्स हैं, और अल्फा बीटा गामा ये इनके क्या एंगल्स हैं। ठीक है, होपफुली इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू मतलब पैरामीटर। तो देखिए जनरली इनका जो डिवीजन हुआ वो 7 हिस्सों में हो गया। कौन कौन सा है ये मैं पहले क्लियर कर दूं। एक है क्यूबिक, एक है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। तो मैंने इसके थोड़े से ट्रिक्स बनाए थे, बट ट्रिक्स बाद में पढ़ लीजिएगा। पहले आपको बस क्या क्या याद रखना है मैं बता दूं। आपको याद रखना है साइड्स, आपको याद रखना है एंगल्स। साइड्स कैसे याद रखना है, तो देखिए स्टार्टिंग के जो 3 है ना उनमें आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, तो पहले में साइड बराबर है तीनों, फिर एक कम हो गया, दोनों कम हो गया, फिर कुछ कर नहीं रहे, कॉपी कैट बनना है। कैसे कॉपी कैट, ये इसका कॉपी कर रहा है, ये इसका कॉपी कर रहा है, ये वाला इसका कॉपी कर रहा है, और एट द एंड लास्ट वाला किसी के बराबर नहीं, वो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में देखिए 3 तो बराबर है आपस में, ये अगर ऑर्डर आपको याद है तो ठीक है, 3 तो बराबर है। नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले में अल्फा और गामा 90 है बट बीटा 90 नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिएगा, उसके नेक्स्ट वाले में अल्फा और बीटा 90 है बट गामा 120 हो गया। नेक्स्ट वाले में तीनों बराबर हो गए बट 90 के बराबर नहीं हुआ, यानी थोड़ा सा लोचा हो रहा है। ठीक है, कहानी क्या है, कहानी मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी, बट अभी के लिए तो ये टर्म्स याद रखिए। मैं पूरी कहानी बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, मुश्किल से मुझे लगता है 2 मिनट में आपको पूरी स्टोरीज की समझा दूंगा, तो आपको ये लर्न हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिलेशन इन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो पहले आप मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए, मेनली हमको 3 के बारे में पढ़ना है, कौन कौन, सिंपल, बॉडी और फेस के बारे में, तो उनके एज लेंथ, ठीक है, और रेडियस के बीच में रिलेशन हमें जानना है। मैं पहले आप सारे बच्चों को एक सजेशन दे दूं कि एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन आप तभी निकालिएगा जब आपको लगे कि भैया जो भी आप ले रहे हो एज लेंथ या कुछ भी ले रहे हो, रेडियस ही ले रहे हो, उसमें जो टर्म हम इस्तेमाल करें, जैसे हमने मान लो बात किया बेटा सिंपल की, तो सिंपल में तो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते, तो ऐसा लीजिए कि कॉर्नर्स वाले एटम भी आ जाएं और रेडियस का रिलेशन, तो यहाँ पे आ गया। हमने 2 कॉर्नर्स उठाए तो हमको पता है ये पूरे, देखिए याद करिएगा, 2 अगल बगल वाले एटम को हम लोग बोलते हैं एज लेंथ, इनको बोलते हैं हम लोग एज लेंथ। तो ये हमारा ए है। अच्छा इनमें 2 रेडियस आ रहे हैं, तो आर और आर कितने हो गए, 2r, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया हमारा 2r। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अब देखिए मैं नेक्स्ट वाले पेज पे आ रहा हूं, मैं बात करूं अगर फेस सेंटर्ड की, तो दिक्कत क्या है फेस सेंटर्ड में, कि फेस सेंटर्ड में अगर मैं सिर्फ ऐसे कॉर्नर वाला जो बनता था ना, याद कीजिए ऐसे, अगर मैं इस कॉर्नर वाले को ले लूं तो बीच में जो फेस सेंटर्ड पे एटम रखा है वो आएगा ही, तो मुझे इसके लिए दिमाग बढ़ाना है। मैं सिर्फ एक फेस लेके समझा रहा हूं, ऐसा नहीं सारे फेस ले रहा हूं, तो मुझे यहां से कुछ ना कुछ करके लेना पड़ेगा। ये तो मेरा एज लेंथ है, ये भी मेरा एज लेंथ है, बट ये तो मेरा एज लेंथ नहीं है ना, 90 डिग्री है यहाँ पे, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये नहीं निकाल सकता ये मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एटम भी दिख रहे होंगे तीनों आपको, ठीक है, फेस पे रखा हुआ एटम भी दिख जा रहा है, कॉर्नर वाला भी, तो टोटल यहाँ का अगर मैं पूछूं रेडियस कितना है, तो ये आधा है r, ये भी आधा है 2r हो गया, बट बीच वाला तो पूरा है, तो यानी टोटल यहाँ पे आ रहा होगा 4r। अब ये मेरा क्या है, तो मुझे कुछ करना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया हमारा √2a। अब आपको देखना है तो देखिए पूरा मैंने अच्छे से सॉल्व भी किया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रॉपर वे में मैंने सॉल्व किया है। तो एक तरफ से ये जो मेरा AC है वो 4r कैसे आ रहा है, तो दिख रहा होगा, देखिए r है और ये बीच वाला 2r, और एक तरफ से मेरा क्या आ रहा है √2a आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, रिलेशन ऑटोमेटिकली हमारा निकल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बॉडी सेंटर, मुझे नीचे का थोड़ा सा हटाना पड़ा, कारण वही है कि आपको समझ में आए। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में देखिए क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में हमने साफ साफ बोला है कि भैया कोई भी ऐसा लीजिए लेकिन बॉडी वाला हिस्सा, तो आप समझिए बॉडी वाला हिस्सा तो डायगोनली आएगा, बॉडी वाला हिस्सा तो डायगोनली आएगा, यानी कुछ ऐसा लीजिए कि जो ऊपर से लेके नीचे, मतलब एक उस तरफ कह जाए और एक नीचे वाला है, अगर टच हो रहे हैं तो 4r तो इसका आना कंफर्म है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इसको ले रहे हो एज अ ट्राइंगल, आप इसको अगर ले रहे हो एज अ ट्राइंगल, तो भैया क्या लोगे,
मेरी बात समझिएगा, अगर आप इसको बॉडी मान रहे हैं, बस आप एक चीज समझिए कि फेस से नीचे वाला टच होके जाएगा, फिर ऊपर वाले एज लेंथ से जुड़ जाएगा। सिर्फ ऐसे समझिए, ऊपर से नीचे गए, फिर नीचे ऐसे नीचे ऐसे होके हम लोग ऐसे आए, ठीक है, फिर ऊपर एज लेंथ से फिर से जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो वही किया यहाँ पे डायग्राम में, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, यही काम किया है मैंने, बीच वाले को जोड़ा। ये तो 4r हो गया, बहुत टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अब इसका ट्रायंगल बनेगा कैसे, तो एक इसको और यहाँ पे जोड़ लिया। इसकी वैल्यू सारे बच्चे जानते हो, ये फेस ही वाला है तो इसका तो √2 है। अच्छा, ये एज लेंथ की वैल्यू तो a ही होती है, तो इसका निकालो। तो देखो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन के साथ दिया हुआ है, कैसे √3 आया पूरा मेंशन है वहां पे। तो होपफुली इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई थी कि रिलेशन हमने आराम से निकाल लिया बिना कुछ टेंशन के, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए मैं पहले आप सारे बच्चों को क्लियर कर दूं, पैकिंग एफिशिएंसी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन दोनों में फर्क इतना है कि अगर मैं इंटू 100 कर दिया, मतलब परसेंटेज निकालने लगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी। सिर्फ 100 नहीं किया तो पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, बंटवारा। यूनिट सेल में इस एटम का कितना हिस्सा है, ओवरऑल एटम का कितना हिस्सा है। तो पहले मेरी बात समझिए, वॉल्यूम एटम्स का जब वॉल्यूम निकालो तो वो हमेशा 4/3 पाई r क्यूब आएगा। अब इस वॉल्यूम ऑफ एटम्स के साथ साथ नंबर ऑफ एटम भी पता होना चाहिए, कितने एटम है तो आपको पता ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम का आप मल्टीपल करोगे। एक एटम का 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो टोटल एटम का मल्टीपल करोगे अपॉन यूनिट सेल का क्यूब। तो यूनिट सेल मतलब a, एज लेंथ का क्यूब, तो a क्यूब हो गया वो। अच्छा, a और r का रिलेशन नहीं निकाल रहे हो तो कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे इसको, इसलिए मैं रिलेशन निकालने के लिए आपको कह रहा था। आपने रिलेशन निकाली, आपका काम ही खत्म हो गया। आपको पता है सिंपल में a = 2r होता है, रख दिया वहां पे एक ही जगह वैल्यू, काम खत्म आपका, ठीक है। तो सारे बच्चे इतनी चीज होपफुली समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा बॉडी सेंटर। तो कुछ नहीं करना, बॉडी सेंटर में बस खाली बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हमारा क्या होगा 2, 4/3 पाई r क्यूब इसमें भी होगा, इंटू 100 होगा। बट यहां पर जो a क्यूब है, याद कीजिए 4r = √3r था, तो अब a = हमारा क्या होगा 4/√3r, यही रख दिया मैंने, बस बात खत्म। परसेंटेज निकालिए। अच्छा, मान लिया हमने निकालिए कितना एफिशिएंसी, मतलब समझते ना कितना भैया जगह ले रहा है वो। तो कोई पूछे कितना जगह बचा है, तो जितना आ रहा है जगह लिया हुआ उतने में से 100 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो 100 - 68 किया तो भैया हमारा आ गया कितना 32%। अब आता है एफसीसी की बात। तो फिर भाई रिलेशन पता होना चाहिए, रख दिया वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ एटम इसमें कितना होगा 4। याद कीजिए एफसीसी में आपने निकाला बेटा कितना आता नंबर ऑफ एटम 4, 3 फेस का मिला के, कॉर्नर का मिला के, ठीक है। अब एम्प्टी स्पेस कोई पूछे तो 100 - इतना कर दिया, बात खत्म, आ गया आराम से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो देखो ये तो जब तक आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चों को आसानी से समझ में आ सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि इसको समझते रहना, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पूरे टर्म्स को जरूर समझिएगा। अगर आप इसके टर्म्स को पूरा समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जनरली जो पैकिंग होती है रियल लाइफ में वो होती है 3D, लेकिन पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि कौन कौन से पैकिंग है। तो देखो पैकिंग से पहले हम समझ लेते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये कहता है कि जितने भी नियरेस्ट नेबर जो एक दूसरे को टच किए रहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को टच किए रहते हैं क्रिस्टल में, उसको हम लोग बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सारे बच्चे समझिएगा, जैसे 1D है, 1D का मतलब एक रो या तो एक कॉलम, ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है। तो एक रो या तो एक कॉलम में हमने रो को चूज किया, तो एटम रखे हुए हैं। तो मान लो भैया इस एटम की मैं बात करूं तो कितने एटम को टच करा है, एक इसको टच करा, इसको, कई बच्चे करोगे सर इसको भी, अरे मेरे लाल टच नहीं कर रहा है, अगल बगल है लेकिन टच नहीं हो रहा है, टच तो बस खाली यही दोनों हो रहे हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 2। अब आता है 2D पैकिंग। देखो 2D पैकिंग दो तरह से होती है, एक हो सकता है स्क्वायर पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल। अगर एक रो जैसा है, मैं बिल्कुल वहीं से सब कुछ स्टार्ट करूं और पूरा रो ही वैसा तैयार कर लूं एक्स और वाई एक्सिस में, तो वो तो हमारा हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन ऐसा ना करके पहला रो जैसे रखा, दूसरा वाला थोड़ा खिसका के जो बीच में यहाँ स्पेस दिख रहा है ना वहां पे रख दिया, वहां से स्टार्टिंग कर दी। तो अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, ये दूसरा वाला तो रो डिफर हो गया, पहला वाला दूसरा है, दूसरा वाला दूसरा है, और तीसरे वाले को फिर से मैंने पहले जैसा रिपीट कर दिया। मेरी बात समझिएगा, अगर पहले जैसा मैं रिपीट कर दूं दूसरे फिर नेक्स्ट वाले को फिर से बी के जैसा रिपीट कर दूं, मतलब दूसरे वाले का, तो ऐसे पैकिंग को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। पहले मेरी बात समझिएगा, मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी पार्ट बता दे रहा हूं, आपके लिए हेल्पफुल है। कोई पूछे ना कि ऐसा कैसे होता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं पूरा, मेरे पास बॉल्स रखे हुए हैं, मैं उसका अरेंजमेंट करके आपको दिखा सकता हूं। बट अभी के लिए तो हमको यही समझना है कि भैया इनकी पैकिंग ऐसी होगी, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कहलाएगा हेक्सागोनल, और जो ए टाइप होंगे उसको कहेंगे स्क्वायर।
स्क्वायर पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है 4, बट हेक्सागोनल का कितना आता है 6, नाम से ही पता चल रहा है हेक्सागोनल, तो दैट मींस कितना आने वाला बच्चों 6। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 3D पैकिंग। देखो ये 3D पैकिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 3D पैकिंग में बच्चों देखो स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल का 3D हो सकता है, मतलब ए टाइप का भी हेक्सागोनल मतलब पैकिंग हो सकता है, और ये हेक्सागोनल ए भी, मतलब ये 2D में मैं बात कर रहा हूँ, 2D में जो पैकिंग है वो हो सकता है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर पैकिंग में, तो स्क्वायर पैकिंग में जैसे मान लो पहला नीचे वाला जो पूरा रो बना हुआ था एक्स और वाई का, वैसे ही ऊपर भी एकदम सेम टू सेम मैं रखता चला जाऊं, सेम टू सेम। देखिए इसमें मैंने सेम टू सेम रखा है, अगर मैं सेम टू सेम रखता चला जाऊं तो याद रखिएगा इनके पैकिंग में बच्चों कोई फर्क नहीं दिखने वाला, इनकी पैकिंग बिल्कुल एक जैसी होंगी, तो इनको हम लोग बोलते हैं ए टाइप, और इनको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो इनका अगर कोई आपसे पूछे ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उनका हमेशा कितना आएगा 6, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। लेकिन अगर मैं क्या करूं, जैसे मान लीजिए ए का पूरा है रो, बीच में हल्के फुल्के गैप दिखते हैं, मैंने वहां पे पूरा अरेंजमेंट रख दिया, दूसरा वाला पूरा अरेंजमेंट वैसे रख दिया, देखिए भरा हुआ भरे वाली जगह पे मैंने रख दिया, तो इनको बोलता हूं ए बी टाइप, मतलब रो ए टाइप ही है दोनों, लेकिन गैप्स में जो रख दिया मैंने, दूसरा वाला ए, फिर थर्ड वाले पे और गैप दिखेगा तो वहां पे रख दिया, मतलब ये वो दोनों रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इनको बोलेंगे हम लोग क्या ए बी टाइप। अच्छा, ये होते हैं जनरली बॉडी सेंटर्ड, क्यों? क्योंकि आप अरेंजमेंट में बस के लिए ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि मान लो ये ए है, बीच में एक एटम रखाया, फिर ए है, बीच में एक एटम रखा है, तो भैया ये दो क्यूब्स के बीच में आ रहे हैं, तो मतलब ये बॉडी सेंटर्ड के हिस्से हैं, ये क्या है बॉडी सेंटर्ड के हिस्से, तो इनको बोलते हैं हम लोग ए बी टाइप। अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बॉडी सेंटर था, मतलब ए बी टाइप था, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया। लेकिन अगर मान लो आपने पहले से ही जो 2D बनाया वो ही ए बी टाइप पूरा तैयार कर दिया, मेरी बात समझिएगा, तो उस ए बी टाइप 2D को मैं बोल रहा हूं अभी अपने लिए, अपने समझने के लिए मैं बोल रहा हूं ए, मैं अपने समझने के लिए क्या बोल रहा हूं उनको ए, और वहां पे जो स्पेसेस मुझे दिख रहे हैं, मैं वहां पे अगर एटम्स रख दूं, वहां पे अगर मैं एटम्स रख दूं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और याद रखिएगा स्पेस में रख रहा हूं तो यानी पहले वाले को अगर मैं ए ही मान ले रहा हूं, हेक्सागोनल वाले को अगर ए मान ले रहा हूं, तो दूसरा वाला अलग रखा रहा है ना, तो उसको मान लेंगे हम लोग बी, उसको हम लोग क्या मान लेंगे बी। तो इस तरह की पैकिंग को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 12। फेस सेंटर में क्या होता है, डी वाला मान लो कवर्ड हुआ, अभी बीच में यहां पे भी स्पेस दिख रहा होगा, तो उसको कवर करने के लिए जो आप एटम रखोगे वो और डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ होगा, तो वो कहलाता है एबीसी टाइप, और इसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 12 आएगा, इनकी भी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 74 आएगी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है याद कीजिए 68 आएगी, इसकी कितनी आएगी 52.4 आएगी। तो ये छोटे से टर्म्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, जब ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए ना, तो मैं पहले आपको एक चीज बता दूं बिफोर स्टार्टिंग डेंसिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इससे पहले भी एक छोटा सा टर्म आता है वॉइड्स, मैं पहले बता रहा हूं बाद में आएगा। जब आप पैकिंग करते हो ना बेटा, तो उन लोगों के बीच में आते हैं स्पेसेस, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड। वो तीन तरह के मेनली होते हैं, होता है ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। क्या है आगे अभी देख लेते हैं हम लोग, बट पहले हम लोग समझ लेते हैं डेंसिटी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो यही होता है इसका फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम एन ए अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यही ए क्यूब लिख देंगे। ठीक है, सवाल या आया कैसे, सवाल या आया कैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया कैसे, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ए क्यूब हमको पता है, लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल में बताओ कौन जिम्मेदार है, मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम। यानी हम मास ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जेड, यानी नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ एटम। अब मास ऑफ एक एटम कैसे निकालोगे आप खुद सोचो, तो मास ऑफ एटम अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ वन एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर तो पता है आपको, नंबर ऑफ वन एटम 1 ही लिख सकते हो, मोलर मास आपको पता है, तो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। कुछ किया नहीं, इसी को चिपका दिया यहाँ पे, देखो ध्यान से, Z तो पहले से था मास ऑफ यूनिट सेल में, तो इन्हीं सारे वैल्यूज को हमने लाके यहाँ पे चिपका दिया, लो काम हो गया। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सारे बच्चे बताइए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला यही है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम की जगह बस खाली ए क्यूब वहां पे आप रख दीजिएगा। तो देखिए वॉइड आए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, वॉइड का मतलब वही जो गैप होते हैं। इन जनरल केस तीन तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है ट्राइगोनल, एक होता है टेट्राहेड्रल, और एक होता है क्या हमारा
और ये बंद नहीं हो गया, ओके कोई बात नहीं। एक होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बंद हो गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आप लोग सुने भी बहुत बार। ट्राइगोनल वॉइड का मतलब होता है कि अगर 3 स्फीयर से भी वॉइड बन जाए तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल वॉइड। ये इनके रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ मतलब वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू एटम्स, विद रिस्पेक्ट टू एटम्स दिए हुए हैं क्या क्या होंगे। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैंने पहले ही कहा, थोड़ा सा इधर आते हैं। पूरे रिलेशन मैंने आपको दे दिए हैं, याद क्या रखना है, वॉइड की जो साइज होगी, रेडियस होगा, वो बच्चों एज कंपेयर टू पार्टिकल क्या होगा, छोटा ही होगा हमेशा। इसलिए कैपिटल आर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब पोजीशन ऑफ वॉइड्स कोई आपसे पूछ ले, मान लो कोई पूछ ले नहीं हमको पोजीशन ऑफ वॉइड्स होता, तो आपको सिंपली बोलना है भैया टेट्राहेड्रल वॉइड 2 जगह होते हैं। कहां कहां, 2 जगह, सॉरी बोलो 8 जगह होते हैं। पूछो कहां कहां, तो डायगोनल्स के सेंटर्स जो होते हैं ना, उसका आधा हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा इस तरफ, आधा हिस्सा इस तरफ, तो टोटल होते हैं 4 डायगोनल एक यूनिट्स में। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं, 8। कोई आपसे पूछे कहां होता है तो बोल देना बॉडी डायगोनल पे, ठीक है, आधे हिस्से के इस तरफ आधा, आधे हिस्से के इस तरफ आधा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछे तो कह देना 2 जगह होते हैं। पूछो कहां कहां, एक होते हैं बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे और एक होते हैं एजेस के सेंटर्स पे। एज दिखता है ना, एज के सेंटर्स पोजीशंस पे, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंपरफेक्शन इन सॉलिड। देखिए बच्चों, इंपरफेक्शन इन सॉलिड का मतलब है कि जैसे हम जनरली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, बट फिर भी ऐसा हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं जाके तो उनके अंदर डिफेक्ट आना कंपलसरी है, होना वो जायज है। तो इनमें भी होता है कि अगर कोई भी डेविएशन हो जाए एक मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट वाले पार्टिकल में से, तो उसको हम बोलते हैं उसका डिफेक्ट या इंपरफेक्शन इन सॉलिड। जनरली डिफेक्ट होता है 2 तरह के, कौन कौन, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। जब मैं पॉइंट बोलूंगा तो एटम या मॉलिक्यूल हल्के फुल्के 2-4 इधर उधर से अगर गायब हो जाए तो क्या कहलाएंगे, पॉइंट डिफेक्ट है। लेकिन पूरा रो ही गायब हो जाए, पूरा कॉलम ही गायब हो जाए तो वो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट, इतना ही डेफिनेशन जान लो, बात खत्म। अब पॉइंट डिफेक्ट का जो डिवीजन हो रही है बहुत अच्छा सा चार्ट मैंने इसलिए बनाया हुआ है, स्टॉकमेट्रिक, इंप्योरिटी, नॉन स्टॉकमेट्रिक पूरा। तो स्टॉकमेट्रिक के भी 2 हिस्से, नॉन आयनिक और आयनिक के लिए। नॉन आयनिक में 2 होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। स्कॉटकी और फ्रेंकल आयनिक में होते हैं। इंप्योरिटी डिफेक्ट एक ही टर्म है, लेकिन नॉन स्टॉकमेट्रिक में भी 2 हिस्से, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से होगा, क्या क्या, एनायनिक की वैकेंसीज या एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से, ठीक है। ये पूरे टर्म मैंने लिखे हैं। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट। देखो पहले क्या होता है स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें आप एट द एंड देखो तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों क्या हो, बराबर। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट। हो सकता है 4 आयन निकल गए, तो हो सकता है 2 कैटायन और 2 आयन निकलो, तो वो स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट है। मतलब अगर स्टॉकमेट्री सॉलिड का डिस्टर्ब ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकमेट्री डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो आयंस है नहीं। ये क्या है बच्चों, ये है नॉन आयनिक। तो इसमें देखो अब समझना क्या है, वैकेंसी का मतलब होता है खाली हो जाना। तो आप डायग्राम देख रहे होगे, अगर आपको पता चला होगा कि यहाँ पे एटम्स, ये जो गोल गोल बने हुए सब एटम्स है, स्क्वायर बन गया मतलब खाली हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, खाली हो गया। तो अगर एटम्स मिसिंग हो जाते हैं या मॉलिक्यूल्स मिसिंग हो जाते हैं उस जगह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। बट अगर कुछ खाली जगहों पे जैसे स्पेस ज्यादा दिखना, तो छोटे छोटे पार्टिकल अगर मान लो अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, और उस जगह पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात समझना सबसे पहले, अगर कोई निकल जा रहा है तो उसकी डेंसिटी घट जाएगी, कोई आ जा रहा है बाहर से तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मास बढ़ता है, वॉल्यूम तो वही है ना दोनों का। तो अगर मास बढ़ रहा है बेटा तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट टर्म आता है आयनिक के लिए, तो 2 टर्म है, एक फ्रेंकल है, एक है स्कॉटकी। फ्रेंकल में कुछ नहीं होता, मेरी बात समझिएगा, फ्रेंकल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो कैटायन, क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है ना, तो वो क्या होते हैं, जो खाली जगह दिखता है ना, वहां जाके बस खाली शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे भी अरेंजमेंट तो डिस्टर्ब हुआ ना, तो बाहर से कुछ नहीं आ रहा, बस खाली इधर उधर सेट हो जा रहे हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए, ये देखिए, ये पूरा मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसमें दिख रहा होगा कि ये कैटायन जो है पॉजिटिव वाला, ये यहां से खिसक के इधर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट तो सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और
एनायन दोनों क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं किसी भी एक क्रिस्टल लैटिस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटकी इफेक्ट। तो देखिए फ्रैंकल इफेक्ट में कोई आपसे पूछे अगर इनकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, आप सिंपल बना कुछ नहीं, क्योंकि ना ही कोई आया ना ही कोई गया, सब शिफ्ट हुए इधर उधर। लेकिन स्कॉटकी इफेक्ट में अगर कोई पूछे तो बोलना हाँ भैया इनकी डेंसिटी में चेंज हो रहा है। तो डेंसिटी डिक्रीज होते हैं स्कॉटकी और वैकेंसी डिफेक्ट में, डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकल डिफेक्ट में, और डेंसिटी इंक्रीज होते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, ये आपको याद रखना है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कोई ऐसे कंपाउंड या कोई ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जो फ्रैंकल स्कॉटकी दोनों शो करता हो, तो वो है AgBr। कौन है, AgBr। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, फिर आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब इंप्योरिटी समझना है तो छोटे से टर्म्स, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है उसको समझाने की, यहां से समझ में आएगा। जैसे मान लो NaCl था, अब हमने मॉल्टेन ले लिया NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी ले लिया। ठीक है, उस केसेस में होगा क्या, क्योंकि दोनों मॉल्टेन स्टेज में, तो हो सकता है यही होगा ही जनरली। ठीक है, फिर जब सॉलिडिफाई होंगे तो कुछ स्ट्रोंशियम के पार्टिकल, यहां से कुछ कैटायन निकल जाएंगे, वहां पे स्ट्रोंशियम आ गया। मेरी बात समझिएगा, अगर कोई अदर पार्टिकल आ जाए, मतलब कैटायन एनायन वही वाले आ रहे हैं या जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा अगर कोई अदर पार्टिकल आ गया या चला गया तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग ऑटोमेटिकली इंप्योरिटी बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि सुनो भैया पानी और चीनी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें थोड़ा सा बालू मिला दूं तो क्या वो इंप्योरिटी नहीं है? डेफिनेटली है, क्योंकि वो नई चीजें हैं। अगर चीनी ही मिलाता तो वो नहीं है, पानी ही मिलाता तो इंप्योरिटी नहीं है, वो तो वही सेम तरह के डिफेक्ट है, बस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं मैं कुछ नया चीज मिला दूं तो वो क्या कहलाएगा, इंप्योरिटी। आप देखेंगे तो कैटायन और एनायन पे इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, दोनों कैटायन और एनायन नहीं फर्क आ रहा है, सॉरी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट नॉन स्टॉकमेट्रिक की मैं बात करूं तो पहले नॉन स्टॉकमेट्रिक होता है क्या, सारे बच्चे जानते हो कि नंबर ऑफ कैटायन और एनायन बराबर ना हो, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो, बराबर ना हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट। दो तरह से होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मैं पहले क्लियर कर दूं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से होते हैं, कौन कौन, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन का सॉरी एनायन कम हो और एक जिसमें कैटायन ज्यादा हो जाए। तो एनायन जब कम होगा, मेरी बात समझिएगा, तो यानी एनायन वहां से निकल जा रहा है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी कैटायन या एनायन निकले हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि एनायन यहां से निकला तो नेगेटिव चार्ज तो बराबर हो ही नहीं पा रहा है, तो हुआ क्या, एक ऑप्शन रखा गया कि भैया एनायन निकला कोई बात नहीं, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ना किसी भी एटम्स के सॉरी एक सॉलिड्स के अंदर अगर एंटर्ड होता है, याद रखिए वो हमेशा कलर शो करेगा, ये कंपलसरी है, वो हमेशा क्या करेगा, कलर शो करेगा। बट एनायन की जगह अगर कोई ले लेना इलेक्ट्रॉन तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एनायन की अगर कोई जगह ले ले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एफ सेंटर। ठीक है, ये शायद सारे बच्चों को समझ में आया। तो देखिए मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखा, सारे बच्चों को दिख रहा होगा, यहाँ नीचे जो डेफिनेशन है वो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रीजन ऑफ कलर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, एफ सेंटर की वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन पे जब भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके पास मान लो लाइट्स आएंगे, उनको एब्जॉर्ब करेंगे, देखो मैंने लिखा भी है साफ साफ, तो उनको जब एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखाना शुरू कर देंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बस बाहर से कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, मैंने फिर कहा था चार्जेस बेटा डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा कैटायन है तो फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको लाना पड़ेगा ऐड ऑन करने के लिए। मैंने फिर कहा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, फिर विजुअल लाइट आएगी, फिर कलर दिखेगा, तो इसमें कलर दिखते हैं, साफ साफ इसमें लिखा भी हुआ है कि जिंक प्लस आयन जब बनता है तो वो भी कलर शो करता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, टर्न येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको नेक्स्ट हम आता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेरी बात समझिएगा, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट सब में नहीं हो सकता, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। इसके लिए पीछे एक डायग्राम आप देखिएगा, ये उन्हीं के साथ हो सकता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ऐसे मेटल जिनकी वेरिएबल वैलेंसी हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो FeO इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। होता क्या है, जब Fe+2 बच्चों जनरली कुछ मिसिंग्स हो जाते हैं और उनके जगह पे Fe जो है वो अपनी वैलेंसीज को अपग्रेड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक जगह तो खाली हो गई, कैटायन की एक जगह तो खाली हो गई, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, बराबर। तो इसमें भी आपको दिख रहा है बेटा कि ये नॉन स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की जब मैं बात करूंगा तो जनरली वो 3 सेक्शन में बंटते हैं। ठीक है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं,
कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को आप बेसिक टर्म्स में तो जानते होंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, एक थोड़ा मोड़ा हो सकता है हीट उठ के बाद कंडक्ट करने लगे, हाँ सही टर्म है, लेकिन उनकी एक रेंजेस होती हैं, ठीक है, रेंजेस के बिहाफ पे भी उनको बता सकते हैं। ये देखिए इसका 10⁴ to 10⁷ इसका माइनस में रहता है, कोई बात ही नहीं, इसका माइनस से +4 के आसपास रहता है, तो मतलब ये आ सकता है कंडक्टिविटी रेंज में। अब छोटा सा टर्म जो है, इनको जो हम लोग बताए ना वो बैंड के बेसिस पे बताएं। मैं आपको बता दूं, बैंड के बेसिस पे ना एक चीज समझिएगा, एक नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं फील्ड बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। अगर इनके बीच में गैप बेटा बहुत कम होगा, जैसे इस केस में है, ठीक है, तो हाँ भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, और बहुत थोड़ा मोड़ा मतलब गैप हो हल्का फुल्का, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग। अब नेक्स्ट टर्म आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो देखो यूजुअली ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनकी क्या कर दी जाए डोपिंग, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब जो छोटा सा टर्म आता है डोपिंग, वो क्या होता है, अगर मान लीजिए बच्चों हमने क्या किया कि किसी भी सेमीकंडक्टर में कुछ तरह की इंप्योरिटीज ऐड कर दी, उस इंप्योरिटीज की वजह से उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डोपिंग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक वेट लिफ्टर मतलब जब उठाना चाहता है, मान लो ज्यादा नहीं उठा पा रहा है, तो उस केस में वो क्या करता है, इंजेक्शन दिखाता नहीं खूब बढ़िया से डायग्राम का, ठीक है, तो हाँ ओरिजिनल होता है, हमको थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है, तो 80 की जगह 2 क्विंटल उठा लेते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ज्यादा वेट उठाने लगते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर आता है ये डोपिंग कैसे होगा, तो याद रखिएगा मैं मान चुका हूं और आप सभी बच्चों को बता दे रहा हूं कि मैं पहले कंपेयर करूंगा बिटवीन ग्रुप 14। देखिए ग्रुप 14 का ग्रुप 13 से डोपिंग एक बार करूंगा, एक बार 15 से करूंगा। तो पहले आप समझिए 14 के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 13 के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितना लगता है, 8, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच भी जाएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन इससे पूरे नहीं शेयर हो पाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा। तो अगर सेमीकंडक्टर का बच रहा है तो वो बनाएगा होल, लेकिन अगर जो दूसरा एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एरिया। तो वहां जब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एरिया होगा तो मेरी बात समझिएगा, वो हमेशा हो जाएगा एन टाइप, यानी ग्रुप 14 से जब भी 15 की डोपिंग होगी तो वो क्या बन जाएगा एन टाइप। लेकिन 14 की डोपिंग अगर 13 से होगी तो याद रखिएगा बच्चों वो बनेगा पी टाइप, क्योंकि होल क्रिएट हो रहा है, मतलब शेयरिंग हो ही नहीं पा रही है, तो मतलब वो पॉजिटिव कैरेक्टर उनमें दिखेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, बहुत तगड़े तरीके से मैंने धर धर सब बता दिया आपको, बट करना क्या है कोशिश। अब आते हैं लोग डायरेक्टली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बोलूं तो देखो कोई किसी के अंदर भी मैग्नेटिक मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है उनके मोशंस के बेसिस पे। फिजिक्स में बहुत डीप में है और मैं बस आपको छोटा सा टर्म बता रहा हूं कि इनके मोशंस का टर्म यहाँ पे मतलब क्या है, कि हो सकता है भैया वो एक्सिस पे मूव करें या तो न्यूक्लियस पे उनका मूवमेंट होने लगे, अगर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स का मोशन होने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का अगर मोशन होने लगे एक्सिस की तरफ, या तो बच्चों कहां पे उनके न्यूक्लियस की तरफ, तो हमेशा उनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, ये कंफर्म है। अब जनरली इनको डिवाइड कर दिया गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 5 सेक्शन में। मैं पहले क्लियर कर दूं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है फेरो, एक फेरी, एक एंटी फेरो। पहले सारी बातें समझते हैं। पैरा और डाया आप लोग बहुत बार सुन चुके हो। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि अगर सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड हो सकता है बेटा, उनके अंदर हल्के फुल्के डायपोल मूवमेंट आते हो, इस वजह से उनके अंदर क्या होता है वीकली अट्रैक्शन होता है, लेकिन तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट मिलेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे खत्म, तो यानी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हल्का फुल्का अट्रैक्शन शो करते हैं। लेकिन डायामैग्नेटिक क्या होता है, वो अट्रैक्शन शो ही नहीं करता है, बल्कि वो रिपेयर्ड होने लगता है। कारण इनमें एक को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबके सब पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होने की वजह से इनके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन। और जो रिपल्शन वाला मैग्नेटिक कैरेक्टर वो भी खत्म हो जाएगा जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक में याद रखिएगा, इसमें एक छोटा सा टर्म यूज कर दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको कई लोग डाइपोल बोलते हैं, कई लोग डोमेन्स बोलते हैं। मैं इसको डोमेन ही बोलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में डोमेन ही टर्म यूज किया है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन बच्चों एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर उनका मूवमेंट हो रहा हो, तो याद रखिएगा सब अगर एक ही साइड में मूव हो रहा है ना, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए
तो इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा आ जाएगा। इवन मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ किस में दिखेगा, फेरोमैग्नेटिक में। याद रखिएगा, अगर आप एंटी फेरो की बात करेंगे तो इनके जो डोमेन्स है ना उल्टा, जैसे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। सोचो अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर बच पाएगा? नहीं, सब कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इनका डायपोल मोमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। बट फेरी के केस में क्या होता है, याद रखिए, इसलिए एंटी फेरो के अंदर कोई कंडक्टिविटी नहीं दिखेगी, वो वीकली अट्रैक्टेड भी नहीं होने वाले हैं, दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। बट फेरी में क्या होगा, कुछ डायपोल्स ऊपर और कुछ डायपोल्स नीचे बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, अनइक्वल ही होंगे हमेशा। तो यानी इनके अंदर बच्चों मैग्नेटिक कैरेक्टर तो दिखेगा, ये कंफर्म है, इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखेगा तो कंफर्म है। हाँ, लेकिन फेरो से बहुत कम दिखेगा। कोई पूछे फेरी मैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक कैसे बनाऊं, मैं बोलूंगा सिर्फ हीट करके। तो बच्चों देखिए, मैंने पूरी कोशिश की और आपको भी लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट ज्यादातर पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए। छोटा सा काम आपको ये करना है कि जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हैं जिनको लगता है कि ऐसे वीडियोस की जरूरत है, प्लीज उनको शेयर कीजिएगा। आज मैंने नोट से पढ़ाया, कल भी मैंने जो 10th का भी पार्ट था वो भी नोट से पढ़ाया। अब बारी है बुकों की, तो मैं बुक से भी पढ़ाऊंगा, कल हो सकता है 10th, फिर उसके नेक्स्ट डे हो सकता है 12th का। तो तब तक बच्चों शेयर करते रहिए, अगर आपको लगता है कि एफिशिएंट है, आपको ये कंटेंट सारे समझ में आ रहे हैं, सारे बच्चों को क्लियर है, सो प्लीज शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चों।